हेलो फ्रेंड्स, अब तक की क्लास में हमने पढ़ा था विधायिका और कार्यपालिका हम पढ़ चुके हैं। विधायिका और कार्यपालिका ये करती क्या है कि विधायिका विधि बनाती है और कार्यपालिका उसको इंप्लीमेंट कराती है। लेकिन सबसे समझने वाली बात यह है कि अगर कोई रूल फॉलो न हो तो क्या होगा। रूल का ये बताइए, कोई मतलब है अगर वो फॉलो न किया जाए? अगर रूल का फॉलो न किया जाए तो आपको उसकी प्रोटेक्शन के लिए कहीं जाना होगा। वो कौन करेगा? इसके लिए बनाया गया न्यायालय। और न्यायालय में भी आपको कैसा न्यायालय पढ़ना है? जो भारतीय न्यायालय हैं उनको पढ़ना है। और भारतीय न्यायालय कैसे हैं ये हम इस क्लास में जानेंगे। न्यायालय पढ़ना है तो अब आपको एक चीज समझ में आया होगा कि न्याय देने के लिए क्या बना न्यायालय। और आर्टिकल 32 आप फंडामेंटल राइट में पढ़ चुके हैं, जिसके अनुसार बी आर अम्बेडकर ये कहते हैं कि अगर जुडिशियल रिव्यू न हो, अगर आपको अपने अधिकारों के लिए कहीं संरक्षण न हो तो सारे अधिकार क्या हैं? बेकार हैं। ये समझने के लिए हमको यह समझना जरूरी है कि हमको किस तरीके से न्यायालय हमारे अधिकारों को बचाता है। तो हमारे यहाँ न्यायालय का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटीग्रेटेड है, इंडिपेंडेंट है और यूनिफाइड है। इसका मतलब समझिए। पहली बात कि स्वतंत्र है। अब स्वतंत्र होने का क्या मतलब होता है? स्वतंत्र होने का मतलब यह है कि इसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होगा। इस तरीके की प्रक्रियाएं होंगी कि कोई इसके पावर में हस्तक्षेप ना करे, इनको स्वतंत्र रखा जाए। स्वतंत्र किससे रखना है आपको? विधायिका से और कार्यपालिका से। इन्हीं दो लोगों से तो स्वतंत्र रखना है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तीन ही इंस्टीट्यूशंस तो हैं, एक न्यायालय, दूसरी विधायिका और तीसरी कार्यपालिका। और हमने बताया था कि यहाँ पे क्या है? डिवीजन ऑफ पावर है। डिवीजन ऑफ पावर है। जब डिवीजन ऑफ पावर है तो वो ये पावर किसके किसके बीच बची है? जुडिशरी के बीच, एग्जीक्यूटिव के बीच और किसके बीच? लेजिस्लेटिव के बीच। इन दोनों के पास ओवरलैपिंग ऑफ पावर है। ये हम जानते हैं कि इन दोनों में ओवरलैपिंग ऑफ पावर है। आपकी एग्जीक्यूटिव जो है, मंत्री परिषद कहां से निकल के आता है? लेजिस्लेटिव से। और एग्जीक्यूटिव किसके अकाउंटेबल होता है? लोकसभा के, लेजिस्लेटिव के एक तरीके से। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं संसद में इसकी पिछली क्लासों में। लेकिन जुडिशरी का कहीं अकाउंटेबिलिटी आप देखे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जुडिशरी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तो इनका प्रभाव पड़ेगा, तो क्या आपको ये न्याय दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अगर कोई लॉ बना रहे हैं और इस लॉ को रिव्यू करना है, इस लॉ को क्या करना है? रिव्यू करना है कि ये लॉ सही है या नहीं। उसके लिए न्यायालय का स्वतंत्र होना क्या है? बहुत ही जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि इंडियन जुडिशरी कैसी है? तो इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अब इंटीग्रेटेड समझिए। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड का मतलब यह है कि जुडिशरी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक में है। अब जैसे आप यहां जानते हैं कि सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके बाद ट्रिब्यूनल्स ले लीजिए, यहां पे ट्रिब्यूनल भी, फिर हाई कोर्ट भी और फिर सुप्रीम कोर्ट। इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड। इसका मतलब यह है कि ये सब एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, जो आज का हमारा टॉपिक है। सर्वोच्च न्यायालय ही हमको पढ़ना है। उससे पहले ये जानना जरूरी था कि न्यायालय होता क्या है। न्यायालय इंटीग्रेटेड है। जैसे मान लीजिए जुडिशरी में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई आपका केस है, वो वहां चला गया, आप वहां हार गए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमारे साथ गलत हुआ, आप वहां से कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में आप हार गए, कोई दिक्कत नहीं, आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो अंतिम और बाधित होगा, फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हाईएस्ट अपील, एक क्वेश्चन सीधे पूछता है कि हाईएस्ट अपील बताइए, कोर्ट कौन सी है? तो हाईएस्ट अपील कोर्ट आपको कौन सी दिख रही है? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट हमको पढ़ना है तो हमको यह जानना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस भाग में है। तो यह भी भाग 5 में है और इसका चैप्टर 4 है। अब देखिए चैप्टर 4 हम यहां इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको एक चीज समझ में आया यहां से कि हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के साथ क्या क्या है? इंटीग्रेशन है कोर्ट का। और ये किस में है? चैप्टर 4 में दिया हुआ है। ठीक। अब ये चैप्टर 4 अलग से इसलिए बनाया गया
कि अगर मान लीजिए आप जानते हैं कि आर्टिकल 368 के तहत इसमें बदलाव होता है, संविधान संशोधन अगर करना है तो आप किस आर्टिकल के तहत करते हैं? 368 के तहत। क्या आप पार्ट 5 के चैप्टर 4 में संशोधन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, मगर उसका क्या है, 368 के तहत आपको स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना होगा, दोनों सदनों से, और प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, आधे स्टेट का क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए, तभी चैप्टर 4 में कोई चेंज होगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि क्या पूरा बदल सकते हैं, तो उसका भी अभी हम आगे बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां भी नहीं बदला जाएगा। तो हमको समझने वाली बात यह है कि चेंज पॉसिबल है, लेकिन चेंज किस तरीके का है, बहुत मुश्किल प्रक्रिया से, इतना आसान तरीके से नहीं है कि आपको जो है चेंज कर दिया जाए। इसी वजह से आपको ये पढ़ना बहुत ही जरूरी था कि इसमें चेंज हो सकता है कि नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है चेंज है पॉसिबल, और चेंज पॉसिबल है तो कैसे होगा। तो बहुत लोग ये तो सोच लेते हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी से होगा, ये तो क्लियर है। क्या हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट चाहिए या नहीं? तो ये चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर को दर्शा रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ केंद्र का है या किसी राज्य का है, तो पूरे भारत का है। इसका मतलब है कि ये पूरे भारत के फेडरेशन को, एक पूरे संघ को दर्शा रहा है। यूनियन ऑफ द स्टेट इंडिया हमने आर्टिकल 1 में पढ़ा था, तो वो पूरे यूनियन ऑफ इंडिया को ये दर्शा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, केंद्र का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, राज्य का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। ठीक, तो अब समझने वाली बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के रूप में इनके मुख्य कार्य क्या है। इनका सबसे पहला कार्य आपने आर्टिकल 32 में पढ़ा था। आर्टिकल 32 में आपने ये पढ़ा था कि जब भी आपके फंडामेंटल राइट के, मूल अधिकारों का हनन होगा, तो आप सीधे कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। इसी वजह से इनको कहा जाता है फर्स्ट डिग्री प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब पहली डिग्री पे अगर आपके फंडामेंटल राइट को कोई बचाता है, मतलब सर जिसके लिए ये मना नहीं कर सकते, सर्वोच्च न्यायालय आपको मना नहीं कर सकता मूल अधिकार के केस लेने से। ठीक, अब ये बात इसी वजह से ये फर्स्ट डिग्री प्रोटेक्टर कहलाती है। अगर मान लीजिए कि आपके आर्टिकल 21 का हनन होता है, आपको विदेश जाने नहीं दिया जाता है, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड नहीं जाने दिया जाता है, और आप इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये मना नहीं कर सकता कि हम ये केस नहीं लेंगे, ये बाध्य है ये केस लेने के लिए। इस वजह से इसको कहा जाता है फर्स्ट डिग्री प्रोटेक्टर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। समझे? अब दूसरी बात ये है कि इससे ये क्या स्थापित करते हैं, जब आपको न्याय देते हैं तो उससे क्या स्थापित होता है? उससे यह स्थापित होता है कि नियम ही राजा है, लॉ इज किंग। और हमारे यहां लॉ कहां है? लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, संविधान में है। इसका मतलब है कि संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का होना जरूरी है। ठीक, अब ये बात समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोच्चता, संविधानवाद स्थापित करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म स्थापित करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है, उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये चीज हमको यहां से, ये कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोच्चता कहां से आएगी? जब सर्वोच्चता किसमें होगी? न्यायालय में होगी। ठीक है, अब हमको ये समझनी बात है कि इतनी बातें जब आप दे रहे हैं, तो एक सुप्रीम कोर्ट और उनका मुख्य काम क्या है? व्याख्या करना। किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। या कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लेन आपको कौन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज कह रहा है? आर्टिकल 21 के तहत एग्जाम्पल के लिए आपको मिलता क्या है? राइट टू स्लीप मिला है, राइट टू स्लीप है, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड है, सोने का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है। ये सब तो आर्टिकल 21 में लिखा नहीं हुआ है, संविधान के 21 में तो लिखा नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है कोर्ट ने इसको क्या किया है? इंटरप्रेट किया है, उसकी व्याख्या से निकाला है। अब 19 में ये तो नहीं लिखा ना कि प्रेस की स्वतंत्रता, लेकिन कोर्ट कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो जब प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कोर्ट ये कह रहा है, तो कोर्ट क्या कर रहा है? संविधान की व्याख्या कर रहा है, इंटरप्रिटेशन कर रहा है। तो जब इंटरप्रिटेशन कर रहा है ये संविधान की, तो वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगा? सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। तो ये लिख लीजिए कि संविधान की व्याख्या का अधिकार सिर्फ किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब एक चीज ये बताइए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू की बात है, इंटरप्रिटेशन एक तरीके का क्या है? अगर मैं पूछूं आपसे कि इंटरप्रिटेशन, व्याख्या एक तरीके से क्या है, तो पूर्वालोकन ही तो है। यही तो है कि आप उसको क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं, दोबारा देखते हैं
अब ये दोबारा क्या देखते हैं, लॉ बना के आता है, एग्जीक्यूटिव और विधायिका मिलकर लॉ बना देती है। कोई कानून आया और देखते होंगे आप, अक्सर सुनते भी होंगे कि ये कानून गया है कि सही है या गलत, सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, ठीक। तो ये याचिका, इसका लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का लॉ है, तो वो रिव्यू कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू करने के लिए कम से कम कितने जज होने चाहिए? 5 जजों की एक बेंच होनी चाहिए। मिनिमम कितने? 5 जज। उसके बाद ये क्या करते हैं? एक व्याख्या करते हैं। और यहां पे भी फैसला कैसे आता है? मेजॉरिटी से आता है। इसका मतलब है कि 4-1 से आ जाए, 2 से नहीं हो सकता, ये 3-2 से आ जाए, ये सारी चीजें मेजॉरिटी से ये भी फैसला होता है। अब रिव्यू करने के लिए क्वेश्चन पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेनेशन के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए मिनिमम जजेस कितने होने चाहिए? मिनिमम जजेस 5 होने चाहिए। और अब तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो केशवानंद भारती केस में बनी थी। किस केस में बनी थी? केशवानंद भारती केस में बनी थी। और केशवानंद भारती केस जो है 1973 में आया था। देखिए उल्टा लिख रहा हूं, 1973 में आया था। और 1973 याद करने के लिए सबको पता है इस साल क्रिकेट के भगवान पैदा हुए थे, सचिन तेंदुलकर। कौन पैदा हुआ था? सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर को जो है आप लिख सकते हैं सचिन से याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और केशवानंद भारती। अब केशवानंद भारती केस में कितने लोग थे? तो 13 जजों की बेंच थी। अब केशवानंद भारती केस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसी वर्ष केशवानंद भारती का निधन हुआ है। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि आपसे यह भी पूछ सकता है कि केशवानंद भारती केस अलग से पूछ सकते हैं। इसमें कितने जज थे? 13 जज थे। और इसी में एक कॉन्सेप्ट निकल के आया संविधान की व्याख्या के तहत ही, बेसिक स्ट्रक्चर का। किसका? बेसिक स्ट्रक्चर का, मूल ढांचे का, संविधान का मूल ढांचा। अब हमको यह जानना जरूरी है कि संविधान का मूल ढांचा क्या है और यह कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर था उसमें समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप चेंज तो कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के। अब ये बात आई क्यों और देखिए आ कब रही है। तो मैं जब आपको इमरजेंसी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ये दौर जो है 1973 का, ये किसका दौर है? इंदिरा गांधी का। प्राइम मिनिस्टर कौन है? इंदिरा गांधी। और ये एक ऐसी महिला है जो काफी वाइब्रेंट इन नेचर है। रोक दिए, वाइब्रेंट इन नेचर है। जब ये वाइब्रेंट इन नेचर है तो ये क्या कर रही थी कि सब कुछ बदल रही थी। उसमें आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूं। इन्होंने सबसे पहले आर्टिकल 368 में बदलाव करने की कोशिश की। आर्टिकल 368 से उन्होंने कहा कि संविधान में हम बदलेंगे। ये बात कोर्ट गई तो उस समय के जो जज थे वो ये कहे कि देखिए आर्टिकल 368 में सिर्फ लिखा है प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा था। सिर्फ ये लिखा था कि किस प्रक्रिया से संविधान संशोधित होगा, ये नहीं लिखा था कि उसकी शक्ति भी संसद के पास है। तो इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, शक्ति नहीं लिखा है, हम शक्ति जोड़ देते हैं। तो उन्होंने एक वर्ड जो आज आप पढ़ते हैं वो अमेंडमेंट है, वो अमेंड हो चुका है। उसमें क्या किया गया? पावर जोड़ दिया गया कि पावर एंड प्रोसीजर दोनों किसके पास होगा? संसद के पास होगा। तो कोर्ट को एक चीज समझ में आया कि यार अभी तो ये है, अब जरूरी नहीं कि सब लोग इन्हीं की तरह हों, या क्या पता आगे वाले इनसे भी बदतर हों। तो कोर्ट ने एक चीज समझ में आई कोर्ट को कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन किया जाए, एक ऐसी व्याख्या की जाए कि आप संविधान में जो चाहे बदलिए, संविधान संशोधन करिए, लेकिन आप वो संशोधित नहीं कर सकते जो संविधान का मूल ढांचा है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? क्या ये संविधान में लिखा है? नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर भी क्या है? आपको हमने बताया था, व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। किस केस में? केशवानंद भारती केस में, ठीक। और ये कितने जजों की बेंच थी? 13। और मिनिमम कितने होने चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में? 5। तो अब ये 13 में हमको ये समझना है कि बेसिक स्ट्रक्चर में ऐसी क्या चीजें हैं जो आएंगी। तो मेरी बात को यहां पे ध्यान से सुनिएगा गौर से कि प्रस्तावना में लिखे हुए कुछ शब्द, प्रस्तावना नहीं, प्रस्तावना बदली जा सकती, हमने देखा है 42वें संशोधन के तहत बदली गई, लेकिन प्रस्तावना में लिखे गए जो हमारे आइडियल्स हैं
वो नहीं बदले जाएंगे। जैसे कि डेमोक्रेसी, अगर आप इसको बदल के ये कहें कि अब हम इसको जो है लोकतंत्र ना करके राजतंत्र कर रहे हैं, भारत अब सॉवरेन नहीं रहेगा, भारत अब सेकुलर नहीं रहेगा, भारत के जो है रिपब्लिक नहीं रहेगा, ये आप नहीं बदल सकते। इक्वालिटी का स्टेटस नहीं बदल सकते कि आप सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, आप फ्रीडम जो मिला है, आपको दिया गया है थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन का, वो नहीं बदला जा सकता। तो ये सारी चीजें क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। अब ये नहीं कि आप 368 में, जैसे मैं कह रहा था कि पार्ट 4 में 368 में चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये आप नहीं कर सकते चैप्टर 4 में चेंज कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी की स्वतंत्रता खत्म कर दें, क्या है कि आप स्वतंत्रता नहीं रहेगी। ये एक चीज आपको समझ में आ गया। जब आपको समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट इतना पावरफुल है, और आपको मैं यहां पे एक चीज और बता दूं कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब होता है शासन आदेश। जैसे शासन आदेश आया कि आप 144 अक्सर सुनते हैं कि 144 इस जगह पे लगी हुई है जहां पे कुछ लोग इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन अगर इसी जगह पे एक जुडिशियल ऑर्डर आ गया, न्यायिक आदेश, कि 144 इस जगह से हटा दिया जाएगा, तो इन दोनों में से ये मान्य होगा। ठीक, इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तो कोर्ट जो है बहुत ही पावरफुल है। अगर कोर्ट ये कहती है कि नहीं, इस चीज को, बेसिक स्ट्रक्चर को जो है ये फॉलो नहीं करता है, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहा है, या कोर्ट ये कह दे कि ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, तो वो लॉ क्या हो जाएगा? क्वैश डाउन हो जाएगा, उसको वहीं से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझिए कि आपके जितने अधिकार हैं, जितने राइट्स हैं जो आप इंडिया में एंजॉय कर रहे हैं, जो आप समझते हैं कि इंडिया इतना स्वतंत्र है, प्रेस की स्वतंत्रता, आप जिसको चाहें उसको कुछ भी बोल सकते हैं, आपको एक तरीके से बाकी अदर कंट्रीज के मुकाबले, कुछ यूरोपियन कंट्रीज को आप छोड़ दीजिए, तो आपको हर चीज की स्वतंत्रता है, और बहुत ज्यादा है। ज्यादा इन द सेंस कि आपको हर तरीके से बचाया गया है। जब तक आपको अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक आपको क्या होगा? आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा? नहीं हो सकता। अगर आपको समानता का अधिकार न हो, आपको स्वतंत्रता का अधिकार न हो, आपको हीन दृष्टि से देखा जाए, तो आपका कभी सर्वांगीण विकास होगा? नहीं होगा। तो इस भारत के विकास में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान माना जाएगा तो इस राइट्स को बचाने वाले का माना जाएगा, और वो कौन है? न्यायालय है। इसीलिए अभी भी देखिए लोगों का फेथ रहता है न्यायालय में, कि न्यायालय अगर कह दी तो हम जो है बात मानेंगे, न्यायालय कह रही है मतलब बात सही है। सरकार आती है जाती है हर 5 साल में, लोग कहते हैं नहीं ये सरकार गलत है, ये सरकार अच्छी है, खराब चलता है, लेकिन न्यायालय में ऐसा कोई नहीं कहता न्यायालय जो कहा वो सर्वमान्य है। तो न्यायालय, इसीलिए अब न्यायालय जब सर्वमान्य है तो इनके जजेस भी इंपॉर्टेंट हो गए। क्यों? क्योंकि यही तो इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यह पढ़ना है कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। भाई ऐसा क्या हो जाए कि मान लीजिए आप ही का मन कर जाए कि जज बनना है, तो जज बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी बात आप देखे होंगे हर जगह उम्र दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की कोई उम्र नहीं है। तो गाना है ना, कोई उम्र की सीमा हो, वही वाला है, कोई एज नहीं, नो एज। नो एज यहां पे मतलब एज की कोई लिमिट नहीं दी हुई है कि आप कितने साल के रहिए, लेकिन उसके आगे क्या दिया हुआ है, आप 5 साल तक जज रहिए। कहां पे? हाई कोर्ट में, और भी कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में, मतलब लगातार हाई कोर्ट में आप क्या रहिए? जज रहिए। दूसरी चीज आपको दी हुई है कि आप 10 साल तक एडवोकेट रहें। अब एडवोकेट कहां रहेंगे आप, ये बताइए? सिमिलर कोर्ट्स में, यानी सुप्रीम कोर्ट में भी आप एडवोकेट हो सकते हैं और हाई कोर्ट में भी, लेकिन ये भी क्या है? लगातार। और चौथी बात, आप राष्ट्रपति की नजर में इमानेंट ज्यूरिस्ट हो, मतलब लॉ एक्सपर्ट हो। किसकी नजर में? प्रेसिडेंट की नजर में आप क्या हो? लॉ एक्सपर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अगर आप प्रेसिडेंट की नजर में लॉ एक्सपर्ट नहीं है तो आप जज नहीं बन सकते। ठीक है, तो अब एज तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन अभी एक चीज ये बताइए कि जज बनना हाई कोर्ट का, इतनी जल्दी तो बन नहीं जाएंगे। लॉ करेंगे, पहले एलएलबी किए, एलएलएम किए, कोर्ट में 10 साल प्रैक्टिस की, क्योंकि हाई कोर्ट जज बनने की भी अपनी आहर्ताएं हैं, प्रैक्टिस किए, या कम से कम कुछ नहीं किए तो 10 साल प्रैक्टिस तो किए।
LLB करते करते 20, 10 साल प्रैक्टिस, 30 ऐसे पार हो गए। अब राष्ट्रपति की नजर में आते आते कितना पार हो जाएंगे पता नहीं। तो जज बनना इतना आसान नहीं है। अब ये इनकी जब क्वालिफिकेशन है, तो अब क्वालिफाइड आदमी को आप क्या करते हैं, जज बनाएंगे। तो जज कौन बनाएगा, कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। और जज ये किसको अपॉइंट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों को। देखिए कंफ्यूजन यहां ये होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात चलती है, तो वहां पे तो लोग श्योर होते हैं कि प्रेसिडेंट, और जस्टिस ऑफ जब सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो वहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। होता यह है कि भारत में कोलेजियम की ये है, कोलेजियम है जो जजों को क्या करता है, नियुक्त करता है। और कोलेजियम में कुछ नहीं होता है, सिटिंग जज होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सबसे। तो इसका मतलब यह है कि जो अभी सीजीआई है वो, आगे होने वाले सीजीआई वो, और बाकी के और जजेस वो करते क्या है कि कुछ नामों को लेके जाते हैं, कुछ क्या एक ही नाम को लेके जाते हैं प्रेसिडेंट के पास कि इनको सीजीआई बनाइए, तो प्रेसिडेंट उनको सीजीआई बना देते हैं। अब ये सेम चीज जजों के लिए भी होता है कि सीजीआई सजेस्ट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को सजेस्ट करते हैं कि सर इनको जज बनाइए, लेकिन ये नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो यहां पे लोग ये भी सर दिक्कत करते हैं, सोचते हैं कि सीजीआई अपॉइंट करते हैं, नहीं, अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। और जो अपॉइंट करेंगे वही क्या करते हैं, ओथ दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। तो शपथ कौन दिलाएंगे, यहां पे शपथ भी लिख लीजिए, प्रेसिडेंट। अब देखिए होता क्या है, आप लोग सुने होंगे कि प्रेसिडेंट करते क्या है, प्रेसिडेंट बड़े आदमी है, और बड़ा आदमी सब कुछ करने का मन करता नहीं कभी कभी उनका, तो थक जाते हैं। तो वो करते क्या है, कहते हैं सीजीआई को कि एक काम करिए, आप इनको शपथ दिला दीजिए, जो नए जज हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीजीआई शपथ दिला रहे हैं, राष्ट्रपति के कहने पे वो दिला रहे हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ओथ ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो उसका आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट। अब जब बताइए कि अगर अपॉइंट आप किए, ओथ आप दिलाए, तो ये रेजिग्नेशन किसको देंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज और सीजीआई, ये भी किसको देंगे, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। अब यहां से हमको 3 चीजें क्लियर हो गई कि अपॉइंटमेंट, ओथ और रेजिग्नेशन, ये तीनों कहां है, प्रेसिडेंट के पास है। और सीजीआई भी हमारे क्या है, सीजीआई को भी कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। सीजीआई की बताइए कि नियुक्ति के बाद शपथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट दिलाएंगे। और सीजीआई अगर उनका मन है कि अब हम सीजीआई न बने रहें, तो वो कहां जाएंगे, वो भी कहेंगे कि सर हमारा त्यागपत्र आप ले लीजिए, स्वीकार करिए और हमको अपने कार्यों से छुट्टी दीजिए। अब बात ये आती है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेंथ क्या है। देखिए जैसे आपने लोकसभा में पढ़ा कि 550 टोटल स्ट्रेंथ है, तो सुप्रीम कोर्ट की अभी स्ट्रेंथ है 34। इस 34 को आप ऐसे लिखिए, 33 + 1, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और बाकी 33 जज। लेकिन अभी करंट में हैं कितने लोग, वो लोग हैं 32, यानी 31 + 1। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि 34 है, लेकिन अभी पूरा भरा हुआ नहीं है, 2 जज और चाहिए पूरे स्ट्रेंथ को कंप्लीट करने के लिए। जब आपको एक चीज ये समझ में आया कि अरे ये 34 है, स्टार्ट हम 8 से किए थे, 2019 तक 31 था, तो ये बढ़ाएगा कौन, नंबर ऑफ सीट जो है जजों की, ये कौन बढ़ाएगा। एक क्वेश्चन ये दिमाग में आ रहा होगा, क्यूरियोसिटी बन रही होगी, कौन बढ़ाएगा। तो इसको बढ़ाने का अधिकार किसके पास होना चाहिए, संसद के पास है। संसद जजों की संख्या बढ़ा सकती है, ठीक है, लेकिन ये नहीं करेंगे आप कि जजों की स्वतंत्रता पे कोई काम नहीं करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठता कहां है, सुप्रीम कोर्ट कहां है, दिल्ली में है। चलिए बहुत अच्छा, दिल्ली में है, लेकिन क्या ये हमेशा दिल्ली में रहेगा, क्या एक ही जगह सुप्रीम कोर्ट रह सकता है, या 2 सुप्रीम कोर्ट भी हो सकते हैं, तो 2 नहीं 4 भी हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए, आर्टिकल 30, 130 याद रखिएगा, कि सुप्रीम कोर्ट के जज यानी सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर प्रेसिडेंट से कहें कि सर सुप्रीम कोर्ट को अब से एकदम बीचों बीच भारत के मध्य प्रदेश में स्थापित कर दिया जाए, हाइपोथेटिकल है, अब कुछ लोग ये मत कहने लगे मध्य प्रदेश एकदम बीचों बीच नहीं है,
हाइपोथेटिकल है कि मध्य प्रदेश में स्थापित कर दिया जाए तो ये मध्य प्रदेश में भी स्थापित हो जाएगा, लेकिन देश की राजधानी होने के कारण सुप्रीम कोर्ट यहां रखा गया है। अब बात ये हुई कि ये बताइए दो जगह क्यों नहीं रखा गया है? ये एक जगह दिल्ली में भी रखिए और एक जगह थोड़ा साउथ में भी ले चलते हैं कि वहां के लोगों को आने में जो है दिक्कत हो रही हो, तो हैदराबाद रख लेते हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्गुमेंट दिया कि नहीं सही है, रखा जा सकता है, लेकिन बात यह है कि अगर एक जगह रहेगा तो जो फैसले में एनोमिटी मतलब एकता है वो बनी रहेगी। अगर दो जगह रहेगा उसकी पीठ रहेगी तो आप परेशान रहेंगे। मान लीजिए कि इस सुप्रीम कोर्ट के जज को, अब एक ही जज तो दो जगह हो नहीं सकते, या तो डिजिटल कराइए या तो कृष्ण भगवान तो है नहीं कि एक ही टाइम में हर जगह है, तो सर्वव्याप्तता सिर्फ भगवान के पास है, जजों के पास नहीं है। तो अब ये बोले कि अगर ऐसा होगा तो डिसीजन में चेंजेस देखे जा सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी देखा जा सकता है कि दो पीठ के बीच क्या हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो अब इसमें से लोगों को क्या होगा, अगर मान लीजिए कि एक सुप्रीम कोर्ट यहां है, 5 बेंच की जज यहां है, 5 बेंच की यहां है, किसी ने फैसला दे दिया कुछ और, किसी ने दे दिया किसी मामले पे कुछ और, तो आपका क्या होगा, विश्वास भी तो उठेगा कि भाई कैसे 5 लोग हैं, मतलब अलग अलग, हम आप पे सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग दे रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के मतलब अपना इंटरप्रिटेशन निकाला कि नहीं एक ही रहने दीजिए। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये पूछता है कि किस आर्टिकल के तहत दिल्ली में है, क्या बदला जा सकता है, हाँ कौन बदल सकता है, तो प्रेसिडेंट बदल सकते हैं, किसकी सलाह पे बदल सकते हैं, सीजीआई। देखिए मैंने आपको कई बार कहा है कि एग्जाम के समय अगर ये 90% है, अगर केंद्र की बात आ रही है और आपके दिमाग में ये आए कि कौन करेगा, या क्वेश्चन ये पूछ रहा हो कि कौन बदल सकता है, कौन न्याय दिलाएगा, कौन शपथ दिलाएगा, तो ये सबके मैक्सिमम 90% टाइम कौन होंगे, आंसर प्रेसिडेंट होंगे। लेकिन वो 10% जहां नहीं होंगे वो आपको तो याद करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो अब जब ये इतनी बात हो गई तो अब आपको एक चीज समझ में आएगा होगा यहाँ पे कि 33+1, तो आप देखें कि प्रेसिडेंट की तबीयत खराब हो सकती है, वाइस प्रेसिडेंट की तबीयत खराब हो सकती है, तो क्या सीजीआई की तबीयत नहीं खराब हो सकती? वो भी तो कुछ दिन छुट्टी पे जा सकते हैं, उनका भी मन हो मान लीजिए मनाली घूमने का कि नहीं दिल्ली में बहुत गर्मी, हम जाएंगे मनाली घूमने, तो अब भाई वो घूमने जाएंगे तो देश तो ऐसा है नहीं कि भाई उनके बिना काम नहीं चलेगा। उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक्टिंग सीजीआई चाहिए। अब एक्टिंग सीजीआई का मतलब एक्टिंग जानते हैं, एक्टर जो बस उसका नाटक करे, मतलब उनका, अब यहां नाटक नहीं करेंगे, वो काम करेंगे। नाटक करने का मतलब है कि उनकी जगह पे बैठेंगे जितने दिन वो नहीं है, तो इनकी नियुक्ति भी कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। और कौन बनेगा सीजीआई, तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज जिसको चाहे, कौन, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के चाहने का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, प्रेसिडेंट किसी को नहीं चाहते, प्रेसिडेंट उसी को चाहते हैं जिनको इनकी सीओएम चाहती। ठीक है, तो एक तरीके से आप समझिए कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, सीओएम उनकी वाइफ है, जब तक ये कुछ कहेंगे नहीं तब तक प्रेसिडेंट कुछ कर नहीं सकते। ये एकदम क्लियरिटी ऑफ थॉट अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट की जब एक्टिंग जज आप बनाए और किसी भी एक जज को बना दिए, तो क्या उसको शपथ दिलाएंगे, एकदम दिलाएंगे। कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट दिलाएंगे। वो सब कुछ सारे प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे जो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए फॉलो होते हैं। ठीक है, और अक्सर होता यही है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वही बन जाते हैं। तो अब ये बताइए कि अभी कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगस्त में 27 अगस्त को नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल जाएंगे आपको। उन दोनों लोगों के नाम नए जो बनेंगे उनका नाम है यूयू ललित, उदित ललित नाम है। ठीक, तो आप उनसे याद रखिएगा, उनका शॉर्ट नेम है यूयू ललित। और ये देश के 49 सीजीआई होंगे, मतलब इनके बाद जो आदमी आएगा वो अर्धशतक पूरा करेगा। ठीक, और अभी 48 पे कौन है, एनवी रमन्ना सर। अब देखिए एक चीज आप ये यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन में नए वाले पूछे, तो आपसे अक्सर क्वेश्चन क्रम से बनाता है, क्योंकि लड़के ये तो याद कर लेते हैं, इतनी बार आएगा, अभी पेपर्स में इतनी बार आएगा, उनके इतना नाम आएगा कि आपको याद तो हो जाता है।
लेकिन आप क्रम भूल जाते कि वो किस क्रम के थे, और एग्जामिनर क्रम ही पूछते हैं। तो ये दोनों चीजें भी हम लोगों को पता चल गई। अब देखिए, बताइए, ये सारी हो गई, तो मान लीजिए एक परिस्थिति ये भी तो आ सकती है कि आप कुछ ऐसा कर दें जिससे आपको हटाना पड़े। हमने सबको हटाया, हमने राष्ट्रपति को हटाया, वाइस प्रेसिडेंट को हटाया, प्राइम मिनिस्टर तक को हटाया। अगर लोकसभा में बहुमत नहीं तो प्राइम मिनिस्टर भी हटते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि आपको जो है क्या हो जाए, ऐसा हो जाए कि आप सबसे ऊपर अपने आप को समझने लगे, संविधान से भी ऊपर, कि अब हम जज हैं और जज हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपका रिमूवल भी हो सकता है। लेकिन उस रिमूवल का ग्राउंड क्या होगा? उस रिमूवल का ग्राउंड है इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर। हिंदी में कदाचार, यानी आपने किसी के साथ मिसबिहेव किया, और दूसरा असमर्थता। आप बन तो गए, लेकिन आप बाद में आपको बनाने के बाद लगा कि आप असमर्थ हैं, उस जगह के लिए आप बने नहीं हैं। इन दो ग्राउंड्स पे आपको क्या किया जाएगा? हटाया जा सकता है। अब हटाने के प्रोसीजर से भी पूछता है। सबसे पहली चीज कि आपको हटाने के लिए बिल आएगा, इसके लिए भी एक मोशन आता है, और लोकसभा में 100 लोग अपने स्पीकर से कहें कि सर हम इनको हटाना चाहते हैं, और राज्यसभा में कितने लोग? 50 लोग। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इनका हटाना किस हाउस में जाएगा? सीधे पूछता है। तो आइदर ऑफ द हाउस, यानी किसी में भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब आइदर ऑफ द हाउस में चला गया तो अब बताइए कि क्या होगा? अब ये होगा कि दोनों हाउस जो है 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी से क्या करें? पास करें। स्पेशल मेजॉरिटी से पास करने के बाद राष्ट्रपति इनको हटाएंगे। अब कौन हटाएगा? अब देखिए, अगर सीधे क्वेश्चन पूछा है कि कौन हटाएगा तो वो है प्रेसिडेंट। लेकिन कब? जब पार्लियामेंट में ये सारे प्रोसीजर पूरे हो जाएंगे तब। अब यहां पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये जो सारी प्रक्रियाएं चल रही है ना, सारी प्रक्रियाओं को आप जब पढ़ रहे थे संसद, तो मैंने बताया था कि सेशन होता है, भारत में 3 सेशन होता है, और ये भी बताए थे कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि कम से कम 2 सेशन भारत में तो होना ही चाहिए, संविधान में लिखा हुआ है। तो अब ये सारी बातें एक सेशन में पूरी होनी चाहिए। मतलब पूरा एक सत्र जो होता है उस सत्र में पूरा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मॉनसून सेशन चल रहा है, अभी विंटर सेशन आएगा, तो अगर आपने ये चालू किया कि इन जज को हटाना है, अब जज का नाम नहीं ले सकता मैं, मान लीजिए आपने XYZ कोई CGI है या जज है, उनको हटाना है आप, तो हटाना है तो आप क्या करेंगे? ये सारी प्रक्रियाओं को फॉलो करेंगे। स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों जगह पास कराएंगे, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। लेकिन ये होना किसमें चाहिए? सिर्फ एक सत्र में। अब सिर्फ एक सत्र की जब बात आई तो आप इस तरीके से इनको रिमूव कर दिए, और ग्राउंड क्या है? कदाचार एवं असमर्थता, इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर। अब सबसे जरूरी हमको एक चीज ये पढ़ना है कि कोर्ट इतना इंटीग्रेटेड होने के साथ इतना पावरफुल क्यों है। आपने एक केस सुना होगा प्रशांत भूषण का, उन्होंने CGI को कुछ कह दिया था तो उनको 1 रुपए का जुर्माना लगा था। 1 रुपए का जुर्माना लगा था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या लगा था? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट की अवहेलना का जो है अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर क्या लगता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो यहीं से निकल के आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब जो लोग ये नहीं जानते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है, आप ये तो जानते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है तो वो क्या कहलाता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाने का ये मतलब होता है कि वो नीचे के हर कोर्ट में क्या होगा? मान्य होगा और बाध्य भी होगा। आप ये नहीं कह सकते, जैसे मान लीजिए होता ये है, आप लोग अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की दलीलें देखेंगे तो ये करते क्या हैं, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई केस है, कोई लैंड डिस्प्यूट है या कोई फंडामेंटल राइट से केस है मान लीजिए, ठीक है, फर्स्ट डिग्री प्रोटेक्टर तो सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ऐसा मना ही नहीं है कि आप सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही जाएंगे। तो यहां गए आप और आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अक्सर फैसला दी है, आर्टिकल 21 पे इतने फैसले हैं, आर्टिकल 19 में फैसले हैं, और फंडामेंटल राइट का एक क्वेश्चन कहां पहुंचा? हाई कोर्ट में भी। तो वकील जो दलील देते हैं वो यही कहते हैं कि सर ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट में आया था
और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था, तो ये एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड लगते हुए आप भी यह फैसला दे, ये हम चाहते हैं। अब वो नहीं कह देंगे नहीं दीजिए ही, मतलब जबरी नहीं कर सकते आप जज से। अब वो बताते हैं कि सर ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो जब जज जो है देखते हैं कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, तो ये चीज कहते हैं हाँ नहीं मान्य है और आपको ये फैसला दिया जाएगा। अब यही चीज मान लीजिए इसके नीचे की कोर्ट है, हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया लैंड डिस्प्यूट पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका लैंड डिस्प्यूट है। भारत में सबसे ज्यादा केस जो है जमीनी विवाद के हैं, लैंड डिस्प्यूट्स के हैं। तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे सर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है, देखिए ये क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही सिर्फ यह सुविधा है कि इनके फैसलों को क्या कहा जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के लिए आपको दो शर्तें माननी है। पहली शर्त कि आपका फैसला क्या हो, मान्य हो, और दूसरी शर्त यह है कि अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही है, अवहेलना हो रही है। आप देखिए एक होता है ना कि आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, भारत में ये आजादी है कि आप प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को कुछ बोल लेते हैं और आपको जेल नहीं होता है, आपको कोई फाइन नहीं लगती है, लेकिन जज को आप कुछ नहीं बोल सकते, जज जज होता है। इससे मजाक भारी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, चले जाएंगे आप जेल। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी दोनों तरीके का होता है, सिविल भी होता है और क्रिमिनल भी होता है। इसीलिए देखिए कोई भी बड़े बड़े एक्टर हुए, राजनेता हुए, अगर कोर्ट बुलाती है, सू करती है कि नहीं आप कोर्ट में आइए, आपकी तारीख है, आप लोगों से भी सुने होंगे तारीख है, कोर्ट तो जाना ही है, बाकी चाहे जो हो जाए। तो अगर आप कोर्ट ने बुलाया, आप नहीं पहुंचे, तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। तो जो कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बता सके, जो कोर्ट अपने डिसीजन को दूसरे पे जो है थोप सके, वही कोर्ट जो है क्या कहलाएगी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आता है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब हम देखेंगे थोड़ा सा आगे क्या पढ़ना है। तो अब हमको पढ़ना है इसको आर्टिकल वाइज। अब आर्टिकल वाइज देखिए मैंने आपको समझा तो दिया है, लेकिन क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट आर्टिकल्स में भी पूछ सकता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए इसमें सबसे पहले यह है कि सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की बात किस आर्टिकल में की गई है, वो है आर्टिकल 124 में। ठीक, अब 125 में यह कहा गया है कि सैलरी ऑफ जजेस, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेंगे, यहीं पे लिख लीजिए, पार्लियामेंट। कौन डिसाइड करेगा, संसद डिसाइड करेगी। लेकिन इनको मिलेगी सैलरी कहां से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से। उसके बाद रिटायर हो गए, ये मान लीजिए रिटायर हो गया। रिटायर कब होंगे, ये 65 ईयर की उम्र में ये क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। ये फ्लो चार्ट बना लीजिए आप भी, 65 ईयर की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, तो इनको पेंशन भी तो चाहिए, तो वो पेंशन भी कहां से मिलेगी इनको, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत की संचित निधि से जब मिलता है, तो इसका मतलब यह है कि इसके लिए क्या होगा, वोटिंग नहीं होगी संसद में। तो इसका मतलब यह है कि क्या होगा, ये इसी से क्या आएगी, स्वतंत्रता आएगी, यहीं से आएगी स्वतंत्रता ना, कि आपकी सैलरी काटी नहीं जा सकती, वो कहां से आएगी, जिसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए, इसीलिए भारत की संचित निधि से। और आप कितने ईयर्स में रिटायर हो जाएंगे, 65 ईयर्स में। अब हमने पढ़ा था कि एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और वो आते हैं तो शपथ लेते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। इसका आर्टिकल सबसे जरूरी है, वो है आर्टिकल 126। अब आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जजेस। अब एडहॉक जजेस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अभी कितने हैं हमारे पास, 34 हैं, टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 32। तो ये भी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि एक ऐसा समय आए कि कोरम ही ना पूरा हो, क्या हो, कोरम पूरा ना हो। तो जब किसी भी बेंच या सुप्रीम कोर्ट के जजों का कोरम पूरा नहीं होता है, तो सीजीआई प्रेसिडेंट से कहते हैं, किससे, प्रेसिडेंट से, कि किसी भी हाई कोर्ट जज को वो एडहॉक जज बना दे। अब देखिए यहां पे हाई कोर्ट के जज के अलावा दूसरा कोई एडहॉक जज नहीं बनेगा, और एडहॉक जज की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। तो आप जब भी जजेस की अपॉइंटमेंट की बात आएगी तो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। हाँ, लेकिन रिकमेंडेशन किसका चाहिए, सीजीआई का चाहिए।
अब ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। और एडहॉक जजेस का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 127। 130 मैंने आपको पढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट कहां बैठेगी? दिल्ली में, या ऐसी जगह पे जहां सीजीआई और प्रेसिडेंट डिसाइड करे। ठीक, तो कहीं और भी बैठ सकती है या नहीं, ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, आर्टिकल 130 कहता है कि कहीं और भी बैठ सकती है। आपने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या पढ़ा कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड उसको कहेंगे जब इनकी डिसीजंस को माना जाएगा और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डिसीजन दे सके। तो ये दोनों बात का आर्टिकल क्या होगा? आर्टिकल 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। लेकिन आर्टिकल 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। जब आप हाई कोर्ट का आर्टिकल पढ़ेंगे तो वो अलग है। ठीक, तो अब अगला 143, ये मैं आपको प्रेसिडेंट में पढ़ा चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट को अगर किसी न्यायिक मामले में सलाह चाहिए होती है तो किससे सलाह लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। तो ये एडवाइजरी का काम ये कौन, किस आर्टिकल के थ्रू होगा? 143। अब 137 कई बार पूछता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को जब रिव्यू करेगा तो किस आर्टिकल के तहत करेगा? 137। क्यों? अब देखिए, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने 1952 में कोई फैसला दिया, जैसे फैसला ये दे दिया कि 377 जो है अभी भी क्रिमिनलाइज है। ठीक, लेकिन आज समाज बदला तो सुप्रीम कोर्ट भी बदला, उनकी चेंजेस आई, तो अपने ही फैसले को सुमोटो से भी वो क्या कर सकते हैं? रिव्यू कर सकते हैं और कहेंगे कि नहीं, अब हम डिक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, एडल्ट्री डिक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे दो चीजें और पढ़ना है। क्या उच्चतम न्यायालय किसी को भी सू कर सकता है? तो उसका आंसर है यस। दूसरी चीज होती है कि आपने कोई याचिका दायर की कि सर हमारे यहाँ बहुत सारे गड्ढे हैं, ये समस्याएं हैं, हमको जाने आने में दिक्कत हो रही है, हमको पॉल्यूशन है, हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है अगर आप दिल्ली रह रहे हैं तो आप क्या कहेंगे कि आर्टिकल 21 से हमारा हनन हो रहा है। जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण जीवन है ना, धुआं लेने का थोड़ी है, सांस लेने का है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि आपकी याचिका पे उससे रिलेटेड जितने लोग हैं उनको सू कर सकता है। लेकिन क्या पता है जज साहब का घर ही उसी कॉलोनी में हो या उसी जगह पे हो, तो वो सू मोटो भी ले सकते हैं। कहेंगे कि अरे भाई कोई अब आए या ना आए, मैं तो मर रहा हूं, मुझे तो पता है, मेरी उम्र ज्यादा है। तो वो क्या करते हैं? सू मोटो का मतलब खुद से वो ले लेते हैं, संज्ञान लेते हैं, जिसको स्वतः संज्ञान बोलते हैं। इसीलिए कभी आप देखे होंगे कि जो भी जजों की कॉलोनी होती है, आप इलाहाबाद जाइए, लखनऊ जाइए, दिल्ली जाइए, वहां एक पत्ता गिरा आपको नहीं मिलेगा, गड्ढा तो छोड़ दीजिए। और आपकी कॉलोनी भी आप देख लीजिएगा, सबको पता है। तो दोनों में अंतर यह है कि जज जो है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो, या हाई कोर्ट के जज है, कहीं के जज है, उनके पास सू मोटो का अधिकार है। ठीक, तो इस बात को आप दिमाग। अब अगली चीज ये हमको पढ़नी, हमने पढ़ा यहां पे क्या? एडवाइजरी। इसके साथ साथ और भी तो चीजें हैं। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार। तो क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले ओरिजिनल, जो वास्तविक काम क्या है सुप्रीम कोर्ट का, मैंने आपको पढ़ाया है, बस बताया नहीं है कि इसी को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। पहला काम क्या है? फर्स्ट डिग्री प्रोटेक्टर किसके हैं? वो फंडामेंटल राइट के हैं। आपको बताया था ना, मूल अधिकारों के फर्स्ट डिग्री प्रोटेक्टर हैं। संविधान के गारंटी कौन देता है? गारंटी का मतलब क्या होता है? ये चीज आपकी खराब हो जाएगी तो हम ठीक करके देंगे या नया देंगे, यही ना वारंटी गारंटी में यही है। तो ये चीज कौन करता है हमारे लिए नियमों में? सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब क्या है? इनका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। अब एक चीज और आती है, मान लीजिए कि केंद्र सरकार, सेंटर और राज्य सरकार जो है, स्टेट में कोई अनबन हो गई किसी बात को लेके कि नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक, और वो इस तरीके से लड़ गए कि अब बात जो है विधायिका तक रही ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि सेंटर में अलग सरकार है, अभी जैसे आप ले सकते हैं कि सेंटर में किसकी सरकार है, कोई भी गवर्नमेंट हो, XYZ, बिहार में दूसरी गवर्नमेंट आ गई, अब वो भी XYZ रखिए आप। तो दोनों लोगों को ये हुआ और सेंटर ने क्या किया? प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको चैलेंज कहां करने जाएगी कि नहीं ये चीज गलत हुआ है? ये चैलेंज करने जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। अगर मान लीजिए दो स्टेट लड़ गए, वाटर डिस्प्यूट हो गया दो स्टेट के बीच में, तो ये भी कहा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट इसको ट्रिब्यूनल में भी भेज सकता है और जाता भी है, ये पहले ट्रिब्यूनल में ही जाता है। लेकिन ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किसका है? ये है सुप्रीम कोर्ट का। जैसे भाई मूल अधिकार का आपका हनन हुआ, जरूरी थोड़ी है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं, मैं कहां चला जाता हूं? हाई कोर्ट भी चला जाता हूं।
तो लेकिन ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आता किसके अंदर है? ये आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप हाँ उसके नीचे भी जा सकते हैं। जैसे ही मैं ये बोला, बहुत लोगों को मेरे ही क्लास में जो लोग पढ़े हैं वो उनको ये लगा कि अरे ये चीज तो ट्रिब्यूनल में जाता है। ट्रिब्यूनल में जाता है, लेकिन ये क्षेत्राधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। अब आ जाइए एपिलिएट में। एपिलिएट का मतलब ये अपील करना। तो एपिलिएट क्षेत्राधिकार उसको कहते हैं कि कोई भी अगर केस है, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के पास, जैसा अगर आप हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास गया एक मामला किसका? संविधान के रिव्यू करने का, जुडिशियल रिव्यू का। तो जब गया कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू का और उन्होंने कुछ रिव्यू दिया भी, तो ये सुप्रीम कोर्ट का एपिलिएट अधिकार है कि उनसे मांग ले, क्या है कि अच्छा ठीक है आप फैसला दे दिए, कोई बात नहीं, हम इसको फिर से सुनेंगे। यानी आप इसीलिए जब मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन में ही आता है, आपको बताया हाईएस्ट अपील कहां होगी? सुप्रीम कोर्ट में। तो इसी के साथ हमारा सुप्रीम कोर्ट खत्म होता है। अब हम जो है पढ़ेंगे आगे कि पीआईएल क्या है, हाई कोर्ट्स क्या है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्या है। इसी के साथ धन्यवाद।